नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। भारत से बातचीत के लिए चीन आगे कदम जरूर बढ़ा रहा है। यहाँ के विदेश मंत्री हो या रक्षा मंत्री चीन के दौरे पर गए। उम्मीद जागी कि चीन और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन इसके बीच चीन ने एक ऐसी चालाकी दिखा दी है, भारत को बड़ा धोखा देने का काम किया। चीन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में हड़कंप मचा दिया गया है और 32 अरब डॉलर का नुकसान भारत को करने की चीन ने पूरी तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि चीन ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें चीन ने अपने इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को तुरंत भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया है। उसके इस फरमान से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इससे भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत का जो लक्ष्य था, जो कई प्रोजेक्ट थे, वो ध्वस्त हो सकते हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से एक तरफ चीन जो है भारत से रिश्ते सुधारने, बॉर्डर विवाद को खत्म करने के लिए कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को कुचलने के लिए चीन ने एक नया फॉर्मूला सेट कर लिया है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि चीन को समझना नामुमकिन है, चीन आज कुछ करता है कल कुछ करता है, मैं उससे थोड़ा सा विपरीत सोच रखता हूं। चीन को समझना बेहद आसान है। चीन किसी का नहीं है। जो आपने यहाँ कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चीन को वही चाहिए। फिलहाल $19.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चीन है। अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। टक्कर दुनिया में किसकी है? टक्कर दुनिया में अमेरिका और चीन की है। चीन चाहता है कि वो विश्व गुरु बने, सुपर पावर बने। दुनिया के तमाम देश, 193 देश जो हैं, वो चीन से ही पूछें। यही कारण है 75 देशों में उसने BRI का प्रोजेक्ट शुरू किया। हालांकि चल नहीं पाया है वो। $62 बिलियन अकेले पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते लगा दिए गए, लेकिन चलेगा नहीं, वो पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन लोन दिया, कर्जा दिया, अपनी तरफ देशों को मिलाया। अब जो फैसला चीन ने किया है, उससे मतलब भारत के भीतर की बहुत सारी पोल आपके सामने आज खुलेंगी। किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में जब जमीन पर उतरते हैं तो वो दावे कहीं खोखले नजर आते हैं। शबनम, 2004 से 2025 के बीच में हमारा चाइना के साथ जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में चाइना से हम लगभग $120 बिलियन का व्यापार हर साल करते हैं, जिसमें से हम लगभग $100 बिलियन से ज्यादा का सामान मंगाते हैं चाइना से, और बहुत कम मतलब $20-25 बिलियन का सामान ही चीन को हम भेजते हैं। लेकिन अब जो फैसला किया है अपने कर्मचारियों को वापस बुलाने के लिए, आपको पता है इनमें सबसे ज्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो कौन से सेक्टर में काम करते थे? सेक्टर में? एप्पल में। 2020 में एप्पल ने जो यूनिट लगाया भारत में, कि वो असेंबलिंग तो यहां कर ही रहे हैं, अब वो प्रोडक्शन भी यहां करेंगे। प्रोडक्शन यहां कर रहे हैं, उसमें 300 इंजीनियर्स एप्पल की कंपनी में काम कर रहे थे, जो एप्पल के फोन्स बनाने में मदद कर रहे थे, जो लगभग 62 लाख, मतलब लगभग, माफ कीजिएगा, 4 मिलियन जो यूनिट्स पिछले साल भारत ने बनाकर अमेरिका और यूरोप के देशों में बेची थी। अगर ये इंजीनियर्स चले जाते हैं तो सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। टेलीकॉम सेक्टर हमारा चाइना के ऊपर डिपेंड है। स्मार्टफोन चाइना के ऊपर डिपेंड है। लैपटॉप हुआ, टीवी हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो हम बनाते हैं, बाकी सबका हम आयात करते हैं चीन से। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, जो आदेश सुनाया गया है, ये चुपके प्रतिबंध लगा दिए गए हैं भारत पर, और मौखिक रूप से ये ऐलान किया गया है, कोई लेटर जारी नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा अगर चीन की तरफ से किया जाता तो भारत को पता चल जाता। कहा जा रहा है कि मौखिक रूप पर वो इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, उन्हें बुलाया गया। उसके बाद जो भारत में स्मार्टफोन बनाने की मशीनें थी, उपकरण थे, जो चीन से आते थे, वो रोक दिए गए हैं और भारत को इसकी खबर भी नहीं लगने दी थी। हाँ, तो इस पर क्या फर्क पड़ रहा है चाइना को? चाइना ने अगर चुपचाप ये प्रतिबंध लगा दिए हैं तो उसे किससे परमिशन लेने की जरूरत है? अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, क्वाड से, G7 से? इनमें वो है ही नहीं। शार्क में वो है। शार्क आजकल मतलब जब से गलवान हुआ था तब से बिखरा हुआ पड़ा है, उसकी मीटिंग उस स्तर पर नहीं होती हैं। RIC 2020 के बाद चाइना, भारत और रशिया का जो संगठन था वो बिखरा हुआ पड़ा है 2020 से। तो चाइना को रोकेगा कौन? मना कौन करेगा? और किसकी में इतनी हिम्मत है? अमेरिका ने कोशिश की थी ना $145 बिलियन का टैक्स लगाकर, लेकिन सप्लाई चेन इतनी जबरदस्त बनाई हुई है चाइना ने अपनी, कि अमेरिका खुद घुटनों पर आ गया। अब अपना आंकड़ों पर गौर करिएगा। भारत का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, बॉयलर हैं, औद्योगिक मशीनरी हैं, वो ज्यादातर चाइना से आती हैं। स्मार्टफोन जो भारत में बनते हैं उनमें
ये आपका Xiaomi हुआ, Vivo हुआ, Oppo हुआ, इसका लगभग 70 से 80% जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि चाइना से आते हैं। अगर वो कंपोनेंट्स रोक देते हैं तो यहाँ फोन कैसे बनेंगे वीवो के? आपके एप्पल के इंजीनियर चले जाएंगे तो कैसे बनेंगे? ओप्पो के फोन कैसे बनेंगे? वीवो के फोन कैसे बनेंगे? मतलब एक कमर तोड़ देने वाला जो कदम है मेरे हिसाब से वो उठाया गया है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसके लिए सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स और डिस्प्ले, ये सब कहां से आता है? चाइना से। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आजकल हम बना रहे हैं और दावा किया है 2030 तक देश के सामने कि 30% जो वाहन है देश के वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन चाइना से जो लिथियम है, जो लिथियम आयन जो बैटरी होती है, उसका लिथियम आपका कहां से आता है? उसका कोबाल्ट कहां से आता है? चाइना से आता है। कोबाल्ट और लिथियम चाइना से नहीं आएगा तो कितना ही कोबाल्ट आपके यहां आप रिफाइन करते हैं। बड़ा सवाल शबनम ये है कि 75-77 साल इस देश को आजाद हुए हो गए हैं, ये आज तक देश अपनी जरूरतों को के हिसाब से भी चीजों को रिफाइन क्यों नहीं कर पाया है? कल हमने दर्शकों के सामने एक खबर बताई थी जिसमें राजस्थान में एक बहुत बड़ा जो है खनिज भंडार मिला है, जिसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ हो सकते हैं। उसकी खुदाई शुरू अभी तक नहीं की गई है। अभी तक टेंडर छूट रहे हैं, ठेके दिए जा रहे हैं, छोटे मोटी खुदाई हम रेयर अर्थ मिनरल्स की करते हैं, लेकिन उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। 2023-24 में 101 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब 101 बिलियन डॉलर का आयात हुआ था, जिसमें से 40% इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात हुआ था। इस पर अगर चाइना रोक लगा देगा तो बड़ा सवाल यह भी है कि चाइना फिर उस सामान को कहां बेचेगा? भारत से अगर रोक लगाएगा तो चाइना बेचेगा कहां? चाइना के पास है तो मतलब ज्यादातर देशों में बहुत बाजार हैं, लेकिन अमेरिका भी लगभग 10% का टैरिफ वहां लगा चुका है। तो भारत के लिए सोचने वाली बात है, बहुत चिंता का भारत के लिए ये विषय है। 2024-25 में 64 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन उत्पादन किया भारत ने, जिनमें से 24 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। अब आप लगा लीजिए, एप्पल जैसे ब्रांड भारत में आईफोन बनाते हैं, फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए, लेकिन कच्चा माल और तकनीक चीन पर निर्भर है। ना हमारे पास कच्चा माल है, ना हमारे पास तकनीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास लेबर है। ये इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस वही थे जो ये पार्ट्स बनाने में एक्सपर्ट थे, और इसी वजह से इनको बुला लिया गया चीन को। अगर इन्हें बुला लिया जाएगा तो मेन जो हाथ है वो खिंच जाएंगे और भारत आगे काम बढ़ा ही नहीं पाएगा। शबनम, GTRI की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत जो कुल आयात करता है ना, उसका 15.5% अकेले चाइना से आयात वो करता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा मैंने आपको बताया 40% है। आत्मनिर्भर भारत के बावजूद भारत की रिफाइनिंग और सेमीकंडक्टर क्षमता उत्पादन बहुत सीमित है, कहें कि मतलब बहुत कम है। बिल्कुल। हम अगर चीनी इंजीनियर्स की अगर बात करें, कुल मिलाकर 10 सटीक आंकड़ा नहीं है मैं आपको बता दूं, लेकिन 10 से 15 हजार चीन के इंजीनियर्स, कामगार या जो भी लोग हैं वो 10 से 15 हजार की संख्या है जो काम करते हैं, और मेनली वही लोग हैं जो बहुत जरूरी भारत के लिए। बिल्कुल। चलिए, अच्छा, लगभग 3 लाख लोग भारत के चाइना में काम करते हैं, चाइना से भारत में पैसा भी भेजते हैं। बड़ी बात ये भी है शबनम कि हमारे यहाँ IITians होते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं और नौकरी करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? या तो अमेरिका चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं। भारत की सरकार उन IITians को, उन इंजीनियर्स को, उन पढ़े लिखे लोगों को उतना पैकेज आखिर क्यों नहीं दे सकती? उतना पैकेज क्यों नहीं दे पाती? देखिए, मेरा इस बात पर विरोधाभास नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा सकता है, तो स्किल्ड लोगों को उनकी स्किल के हिसाब से तनख्वाह, उनके स्किल के हिसाब से पैकेज क्यों नहीं दिया जा सकता? इनोवेशन भारत क्यों नहीं कर सकता? कावेरी इंजन के लिए बहुत शर्म की बात थी कि कावेरी इंजन जैसी मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई गई। क्यों? मतलब भारत अब तक अपना इंजन बनाने में सक्षम नहीं हो पाया है। बड़ा सवाल है। इनोवेशन नहीं करेंगे, चीजों को खोजेंगे नहीं, उस तरफ पैसा नहीं लगाएंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो आखिर कैसे? आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तेजस हम अपना बना रहे हैं, एमकाम अपना बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका से इंजन मिलने वाला है, उसके लिए हम निर्भर हैं। वायुसेना के जो चीफ हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि हम DRDO से मतलब ये जो तेजस जो बना रही है कंपनी, मुझे HCL बना रही है, शायद नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो अब तक हमें तेजस क्यों नहीं दे पाई, जबकि 2023 में दे देना था। लेकिन अमेरिका से इंजन की सप्लाई नहीं हो रही है। तो बड़ा सवाल है कि 140 करोड़ की जनसंख्या आखिर कब तक चाइना और अमेरिका के ऊपर निर्भर रहेगी? आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर हम बन चुके हैं, तो उसका फायदा क्या है अगर आज भी हम चीन की सप्लाई चेन के ऊपर निर्भर है और चीन के साथ अपना व्यापार हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हर साल हमारा चीन के साथ व्यापार 10 से 15% बढ़ जाता है।
उसमें आयात ज्यादा बढ़ता है। हम चीन को सामान ज्यादा नहीं बेचते हैं, चीन से सामान ज्यादा खरीदते हैं। जो दिवाली पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लड़ियां लगती हैं, आप देखते होंगे लाइटें, वो तक हमें चीन से मंगानी पड़ती हैं। आखिर क्यों? बड़ा सवाल है। जितना भी स्किल्ड लेबर यहां है वो देश से बाहर जाकर, चाइना में जाकर लोग काम करते हैं। तो इस पर भारत सरकार को सोचना होगा। तो अभिषेक, भारत के खिलाफ सिर्फ चीन ही साजिश नहीं रच रहा है, यहाँ भारत को धमकाने वाले लिंडसे ग्राहम का भी एक बयान सामने आया और उन्होंने सीधा सीधा भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की धमकी दे डाली है। यानी दोनों, भारत और चीन और अमेरिका मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने की पूरी पर्दे के पीछे से साजिश रच रहे हैं। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आंकड़े समझने पड़ेंगे आपको। चीन और अमेरिका का जो व्यापार है वो लगभग $550 बिलियन से ज्यादा का व्यापार है। 2023 का ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से चीन में रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो मिलती हैं वो भरपूर मात्रा में है। कल ही हमने बताया भी था कि लगभग 4 करोड़ 40 लाख टन का रिजर्व रेयर अर्थ मिनरल्स का चाइना के पास है। दुनिया में जितना रेयर अर्थ मिनरल्स निकलता है उसका लगभग 91% के ऊपर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। अभी टेस्ला जैसी जो बड़ी कंपनी है, इनका प्रोडक्शन कहां होता है? चाइना में होता है। आपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सुना होगा ट्रंप के मुंह से कई बार, जिसके लिए एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को ट्रंप ने कहा कि ये धमकाया कि आप जो भारत में प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को वहां से उठाकर अमेरिका में वापस लेकर आए, जहां जिससे कि अमेरिका में जॉब क्रिएट हो। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे ट्रंप, और भारत ने उसका क्रेडिट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ट्रंप के ईगो पर यह बात है। और जो ट्रेड डील है सबसे पहले अमेरिका की, वो चाइना के साथ ही होती है, जबकि अमेरिका की तरफ से 145% का टैरिफ लगाया जाता है चाइना के ऊपर। लेकिन फिर बाद में डील किस पर होती है कि 10% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया जाएगा। अब यहां समझिए, इन पिछले 6 महीने में अमेरिका की जो जीडीपी है वो जो पहले 2.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही थी वो 0.25% घट गई है। मतलब ट्रंप के आने के बाद वो घटी है और लगभग 2.25% की ग्रोथ रेट के साथ अमेरिका आगे बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ रेट इस बार कितनी रही? 6.5%। $4 ट्रिलियन से ऊपर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। चाइना की ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो लगभग 3% के आसपास चाइना का भी ग्रोथ रेट रहा है। तो इन दोनों देशों को कहीं ना कहीं अगर किसी से खतरा है तो वो एकमात्र देश भारत है। एशिया में अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो एकमात्र देश वो भारत है। और जिस तरीके से रेयर अर्थ मिनरल्स का बैन लगाने की बात चाइना ने कही है, उसके बाद चाइना में भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगातार बंद हो रही हैं। ये आपको समझना होगा, जिस तरीके से चाइना लगातार बूढ़ा होता जा रहा है, एक तरीके से कहीं उसकी जनसंख्या जो है वो बूढ़ा होता जा रहा है। और विश्व में अगर सबसे जवान देश कोई है तो भारत है, जिसकी औसत एज की अगर बात करें तो लगभग 33 साल के आसपास की भारत की औसत एज है। ऐसे में चाइना की अर्थव्यवस्था लगातार श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है। ऐसे में चाइना नहीं चाहता कि भारत उससे ऊपर जाए, और इसमें मतलब कोई दो राय वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसे में भारत को काउंटर करने के लिए इस मौके पर, इस सिचुएशन में अमेरिका और चीन साथ आकर भारत की इकोनॉमी को क्रैश करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल अभिषेक, तो जिस तरीके से चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने टेक्नीशियंस, इंजीनियर को भारत से वापस बुलाने का फैसला सुना दिया है, उससे बड़ा हड़कंप मच गया है। वहीं ICEA का कहना है कि ये सब भारत की सप्लाई चेन को तोड़ने और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की उसकी कोशिश को बर्बाद करने की एक साजिश है। इससे प्रोडक्शन में देरी हो रही है, लागत बढ़ रही है और भारत की ग्लोबल मार्केट में जो साख है वो दांव पर लग सकती है। चीन का ये आदेश जो है एप्पल की सबसे बड़ी पार्टनर कंपनी फॉक्सकॉन के लिए आफत बन गया है। तो ऐसे में फॉक्सकॉन की भारतीय फैक्ट्रियों से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस को 2 महीने पहले ही वापस बुला लिया गया। अब सिर्फ ताइवानी स्टाफ बचा है। ये लोग iPhone 17 की मैन्युफैक्चरिंग की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन अब प्रोडक्शन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। मोबाइल बनाने की ज्यादातर मशीनें चीन से आती हैं और इन्हें चलाने की जानकारी चीनी पेशेवरों को ही है। तो ऐसे में फॉक्सकॉन का काम ठप होने की कगार पर आ गया है। तो चीन ने जिस तरीके से भारत को बड़ा झटका देने का यहां गुपचुप तरीके से काम किया है, उसको लेकर अब मोदी सरकार क्या कदम उठाती है, इन कंपनियों को लेकर क्या आगे पहल की जाती है, क्या चीन से बातचीत की जाएगी और क्यों चीन ने यह कदम उठाया उस वक्त पर जब भारत के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर चीन से बातचीत ही चल रही थी। और इसी बीच चीन जो है चालाकी दिखा देता है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है मोदी सरकार की तरफ से चीन को
भी सबक सिखाने के लिए और बड़ा कदम कुछ उठाया जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।